दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका मित्र डीपी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिला और बाल अधिकार की जो क्लास चल रही थी उसमें हमारे लिए आज साथियों एक अंतिम टॉपिक है। इसके बाद मैराथन आएगा। आप देख रहे हो ये टॉपिक हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि सीधी भाषा में बोले नेशनल क्राइम और रिकॉर्ड ब्यूरो अपन यूं कह सकते हैं, या शॉर्ट के अंदर इसे कहा जाए तो एनसीआरबी के नाम से इसे जाना जाएगा। अब देखिए इसमें बड़ी काम की बात क्या है, ये करता क्या है, क्या नौबत पड़ी कि इसकी स्थापना करनी पड़ी। सबसे पहली बात यह कि जो ये एनसीआरबी है इसका मुख्यालय हमारे भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के अंदर है। क्या जरूरत पड़ी पुलिस वालों को, ऐसे गुप्त टीम की जरूरत पड़ती थी, गुप्त खुफिया लोगों की जरूरत पड़ती थी जो सिविल में भी रहे और किसी भी तरीके से और पुलिस की एक व्यापक सहायता कर सके, कानूनी सहायता कर सके, तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ, उद्देश्यों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई जांच पड़ताल का मामला होता है और मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो उस जगह पर साथियों एनसीआरबी हमारे यहाँ काम करती है। और दूसरी ये आंकड़े जुटा के बताती है और कितने मामले हैं, कितने, उनका पूरा ब्यौरा जो रखती है। कोई मामला हुआ है, मान लो विवाह से संबंधित, मान लो कोई महिलाओं का मामला है, सुसाइड के मामले हैं, या डकैती के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, इस प्रकार के पूरे मामलों का ब्यौरा रखती है और भारत में कोशिश करती है कि ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिससे हमारे यहाँ अपराध दर जो है लगातार घटती जाए। और साथियों ये वास्तविक प्लस पॉइंट है कि 2021 से 22-23 का डेटा देखते हैं तो वास्तव में ये एनसीआरबी हमारी कामयाब रही है। इसकी पॉलिसी इतनी शानदार वर्तमान में 3 साल में तैयार हुई है कि अब इसकी लगातार जो अपराध दर है वो कम होती जा रही है। खास करके महिलाओं के हित में तो वास्तव में इस एनसीआरबी ने बहुत ही तगड़ा काम किया है। चलो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए तो इसके ऊपर बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो आपको पता है साथियों, मैं टॉपिक जब लेकर आता हूं तो तथ्य की पूरी गहराई के साथ आपको मैं टॉपिक बताता हूं और पूरे तह तक जाते हैं कि कैसे उसकी स्थापना हुई, क्या क्या बातें हैं। साथियों कोशिश करते हैं टाइम बचाया जाए, ये इसलिए आजकल मैं स्लाइड का प्रयोग करता हूं। देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अभी जो वर्तमान में रिपोर्ट चल रही है, यानी एग्जाम क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन इस बार आपके आने वाले हैं, उन सब के ऊपर मैं आपको बता दूं कि टोटल एग्जाम में जो हमारे एमसीक्यू या क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो इस रिपोर्ट के आधार पर आएंगे जो 2022 के अंदर रिपोर्ट आई है। क्योंकि ये 22 की रिपोर्ट ना माने, आप इसको 23 की मान लें, क्योंकि ये रिपोर्ट 2022 के दिसंबर महीने के अंदर जारी हुई है, वो भी 3 दिसंबर को जारी हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये सारा कुछ बताया गया है और लेटेस्ट से लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में यही है रिकॉर्ड ब्यूरो की। राजस्थान और इंडिया दोनों को मैं कंपेयर करते हुए दोनों बातें आपको यहां पर बताऊंगा। अब कहता है कि राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है या एनसीआरबी है, ये क्या करता है। ये देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों, इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी। आपको पता होना चाहिए एक सती प्रथा का जो कानून था वो भी 1986 का है और ये जो है हमारा एनसीआरबी, इसकी स्थापना भी कब होती है, 1986 के अंदर इसकी स्थापना होती है। साथ ही 1986 में इसकी स्थापना हो गई केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी स्थापना करवाता है और इसी के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। उस समय पुलिस कमीशन के तहत या पुलिस आयोग के तहत एक कमेटी बनाई गई थी या एक समिति बनाई गई थी, आप कह सकते हो टंडन। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टंडन कमेटी आप कह सकते हो, टंडन समिति भी आप कह सकते हो। टंडन समिति की सिफारिश के आधार पर, इन्हीं के काम के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। तो आप यहां पर देखेंगे एनसीआरबी की स्थापना टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस कमीशन के हिसाब से बनाई गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों पूरे एनसीआर लेवल में तो बहुत ही गजब का काम करते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन होता है एनसीआर का, मतलब 1991 के तहत ये
संविधान में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको बता दूं। एनसीआर जो बनाया गया है ये 1991 के अंदर हमारे संविधान में 69वां संविधान संशोधन है, और उस संविधान संशोधन के तहत साथियों ये कार्य किया गया था। संविधान संशोधन का कार्य हुआ, उसके तहत इस प्रकार से ये कार्य अपना प्रॉपर हो जाता है। ठीक है जी। अब ये जो आप देख रहे हो स्थापना और स्थापित, थोड़ा सा मैं इसको वापस क्यों लेकर आया हूं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग इसकी स्थापना कर रहा है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो पहले से 1977 से 81 के बीच में डेवलप है, गृह मंत्रालय के कार्य और इनकी सिफारिशों के आधार पर इस साथियों देखो, जब इसकी स्थापना हो रही है ना, इसकी स्थापना में दो दल अहम भूमिका निभा रहे हैं। दो दल के अंदर पहला तो आपका रहेगा राष्ट्रीय पुलिस आयोग और दूसरा है हमारा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय बहुत सारे काम करता है हमारे, और इन दोनों ने मिलकर ही एक संघ की स्थापना करवाई है। वो है साथियों यह आपका एनसीआरबी, राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आप यूं भी कह सकते हो। और इसी के तहत इस प्रकार से इसकी स्थापना कंप्लीट अपने यहां हो जाती है। जनगणना का काम भी गृह मंत्रालय करवाता है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय करवाता है, ये याद रखना है। संघ सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय जनगणना। बीच में बात अपने जनगणना की कर ली, और एनसीआरबी का एक सबसे मूल उद्देश्य, मैंने आपको कहा था कि इसके बड़े स्तर पर, पीछे जब मैंने स्टार्ट किया था बताया था आपको, इसके बड़े स्तर पर टोटल कुल मिलाकर 3 इसके उद्देश्य रखे गए थे। 3 वो टारगेट कौन से हैं, इसके 3 टारगेट, उन्हीं 3 टारगेट के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। टारगेट नंबर 1, जो हमारे भारत में जो आईपीसी के तहत कोई भी गतिविधि होती है या कार्य होते हैं, भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम है। आईपीसी के तहत कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उनके अंदर पूरी हेल्प के रूप में काम करता है। पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध करवाता है। इनकी जो आईटी के जितने भी काम होते हैं सारे आईटी के व्यक्ति छोड़े होते हैं। जैसे मान लो कोई भी आंदोलन चल रहा है, ये कैसे काम करेगा, कोई भी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दौरान जैसे मान लो वहां पर उन्हीं भीड़ के अंदर और उसी टाइप में हो सकता है वो वही आदमी वहां नारेबाजी कर रहे हो, कोई मान लो नारेबाजी, कोई आंदोलन चल रहा है मान लो किसी प्रकार का, वहां नारे लग रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, हो सकता है उन्हीं बीच में एक भीड़ के अंदर एक आदमी आएगा और वो वहां पर भारत माता की, वो एनसीआरबी का आदमी हो सकता है, नारे रखे, और फिर वो जानेगा कि इसका लीडर कौन है यहाँ का बाबू असली जो डॉन बनकर बैठा है, बोला रहा है ये तो ऐसे करो वैसे करो, फिर आपके बीच में ज्ञान की बातें छिड़ जाएगी, पूरी जानकारी जुटाकर वो गायब हो जाएगा वहां से। तो इस हिसाब से काम करते हैं ये, मैंने देखा है ऐसे इस प्रकार से, ये तो खूब देखा है ऐसे लोगों को। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट, आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके और इस प्रकार से कंट्रोल कैसे पाया जा सके, इस तरह के साथियों ये काम करते होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे एनसीआरबी के प्रमुख उद्देश्य क्या है, 3 बड़े इसके उद्देश्य रहने वाले हैं, ये आपके उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं अपराध को लेकर साथियों, देखो ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। जब की बार मैं जो पॉइंट आपका जो आप देख पा रहे हो यहां पर इस डेटा से राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहां पर देखेंगे। अब अपडेट कैसे पढ़ना है आपको, संज्ञेय अपराध जो बताए जाते हैं वो आपके 58,24,946 टोटल आपके अपराध हैं। इसी के अंदर जो भारतीय दंड संहिता के तहत यानी आईपीसी धारा के तहत जो दर्ज किए गए हैं, आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड, ये कानून आप सबको पता है साथियों, पढ़ा कर गया हूं मैं। 1860 का जो आईपीसी कानून है उसकी धारा के तहत इतने कानून 35,61,379 भारतीय दंड संहिता के इतने मामले दर्ज हुए। स्थानीय कानून जो कह सकते हो आप, और स्थानीय कानून के हिसाब से आप कह सकते हो एल कह सकते हो इसको, एल लोकल लॉ के हिसाब से कोई बनता है, LLB इसमें लिखा होता है। तो 22,63,567 मामले स्थानीय कानून के हिसाब से है। 2001 की तुलना में मामलों में गिरावट आई है साथियों, याद रखना, सॉरी 2021 यानी 2021 से लेकर 2022 इन दोनों के मामले में जो गिरावट टोटल आपकी आई है 4.5% की गिरावट आई है।
आप साथियों लिख लेना, ये आंकड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि राजस्थान पुलिस का पेपर देना है, एएसआई का पेपर देना है, तो साथियों डेटा पढ़ लेना, काम आएगा, ये पेपर में पड़ेगा। अपराध दर जो है साथियों, अपराध दर हमेशा ही प्रति लाख जनसंख्या के पंजीकरण के अपराध के आधार पर, यानी लाख के आधार पर यह तय होती है। 2021 में 445.9 थी और इससे घटकर 2022 के अंदर 422.2 हो गया। ये लाख का मामला देखा जाए तो ये भी आप देखिए, ये दो फैक्ट बड़े काम के फैक्ट हैं। महिलाओं के खिलाफ जो मामले, उनमें जरा देखिए 2022 में प्रॉपर जो मामले दर्ज हुए हैं, केवल महिलाओं को टारगेट करके मामले जो दर्ज हुए हैं, उसमें 4,45,256 मामले हैं। 2021 की तुलना में जो वृद्धि आई है महिलाओं के मामले में, जो वृद्धि आई, टोटल अपराध के ऊपर बात चल रही है, ये टोटल अपराध के ऊपर बात चल रही है, ये महिलाओं के ऊपर अपराध पे बात चल रही है। 4% की यहां पर वृद्धि देखी गई है। जबकि महिला अपहरण के मामले पूरे इंडिया की रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो साथियों 19.2% रहे हैं। पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता का व्यवहार, या सगे संबंधियों के द्वारा या परिवारजनों के द्वारा कोई भी क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, महिला को धन के लिए, दहेज के लिए किसी प्रकार से मारा पीटा ठोका जाता है, तो इस प्रकार के मामले 41.4% मामले हमारे यहाँ रहे हैं। इसी के साथ आप सब देख रहे हैं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग देखते हो। साइबर आप जानते हैं साथियों, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत, आजकल देखा नहीं आपने, हर कोई लगाता है, कहता है कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, कोई 10,000 रुपये आपसे मांग रहा है, ऐसे ऐसे। मेरी भी दो बार हो चुकी है आईडी, एक बार फेसबुक हुई है, एक बार इंस्टाग्राम हुई है, तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आईडी हैक नहीं कह सकते हैं, वो सेम इंस्टाग्राम पे तो सेम का सेम अकाउंट बना लिया, जैसा मेरा बना हुआ वैसा वैसा अकाउंट बना लिया, वैसे डीपी लगा ली, वैसी फोटो लगा ली, तो उसके अंदर पता नहीं चलता है। तो अब जैसे कई लोग बेवकूफ़ होते हैं, जैसे मान लो मैं शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, तो उनकी भावनाएं हैं, चलो गुरुजी हैं, क्या पता गुरुजी को आवश्यकता ही हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चलो गुरुजी ने आज भाई कोई काम कह दिया तो बच्चा मना नहीं करता होता, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो 5-7 बच्चे थे जिन्होंने ऐसे कर दिया था, तो बोले गुरुजी क्या बात हो गई थी, उस व्यक्ति था, उसने बोला कि जी सर मेरा बच्चा बीमार है, जबकि गुरुजी तो यहाँ खाता ही नहीं खोला, गुरुजी ने गुरुजी के बच्चे बीमार कर दिए। तो कई बार ऐसा होता है, तो गुरुजी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, वास्तव में लीगल एक्शन लिया, लेकिन क्या बनता है। साइबर अपराध की रिपोर्ट जो थी 2021 की तुलना में साथियों, साइबर क्राइम ज्यादा होने लग गए, साइबर अपराध ज्यादा है। सोशल मीडिया पे तो साथियों लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करते खाते में से गया मामला सारा ही। 24.4% यहाँ पर ज्यादा मामला ज्यादा 2022 के अंदर आ रहे हैं। 2022 के अंदर 24.4 की वृद्धि हो गई 21 से। धोखाधड़ी के मामले 64.8 आ रहे हैं। इसको धोखाधड़ी के मामले में लिया जाता है, जैसे मान लो आईडी बना ली, 10,000 रुपये दे दो और मेरा बच्चा बीमार है, मेरी लुगाई बीमार है, फलानी बीमार है, ऐसे करके। जबरन वसूली के मामले में ये पता, ऐसे तो मेरे को पता चला था, बच्चों को मैसेज डाले गए थे, बोले कि मेरा बच्चा एडमिट है, और जो कोचिंग के बच्चे थे उनको पता था गुरुजी की तो शादी नहीं हो रखी है, गुरुजी तो अपना मस्त आदमी है, तो उन्होंने तुरंत कॉल किया, बोले गुरुजी कौन सा बच्चा बीमार है। मैंने कहा मेरा तो कोई बच्चा बीमार नहीं है। मैंने कहा यार, बोला तो आप गुरुजी आपके नंबर से मैसेज आ रहे हैं, तब देखा तो उसमें कॉपी हो रखा था। हो जाता है कोई बड़ा मामला। जबरन वसूली के मामले 5.5% है, और यौन शोषण के मामले 5। हाँ, इसके अंदर गिरावट आई है, और आनी भी चाहिए थी, खास करके इसमें गिरावट आई, और आनी भी जरूरी थी। पहले ये मामले ज्यादा थे, अब थोड़ा डाउन पड़े हैं। आत्महत्याओं के मामले जरा देखते हैं, ये खतरनाक काम है भाई। देखिए 2021 की तुलना में 2022 में आत्महत्याएं जो है 4.2% इसमें बढ़ चुकी है भाई साहब। और जो टोटल रिपोर्ट दर्ज हुई है 1,70,924 दर्ज हुई है, क्योंकि देखो सुसाइड के मामले कई वजह है। सुसाइड की वजह केवल ये नहीं है महिला पे अत्याचार है। अब कई बार खुद को खोपड़ी खराब हुई थी, क्या करे, सारा दिन चला उठपटांग ज्ञान लेंगे तो यही होगा, और क्या होगा। परिवार में कुछ चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे और उसको अपना बर्डन समझने लग जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, परिवार के अंदर जिम्मेदारी है, घर समाज में जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को आप जिम्मेदारी ना समझकर आप बर्डन समझने लग जाओ, या प्रॉब्लम्स कहने लग जाओ, बोल दो जी मेरे तो ये प्रॉब्लम रहती है, हमारे तो घर में काम ही काम प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो पुरुष की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, महिलाओं की जिंदगी में काम होते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे ऐसे भी काम कर लेती है, मतलब घर काम से दुखी होकर, मतलब कोई जहर खा के मर गई, सपरे पी के मर गई, तो ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं, नहीं करने चाहिए। अब मान लो कई
टीनेज के अंदर क्या मोबाइलों के चक्कर में, चैटिंग वेटिंग करने के चक्कर में कोई बोले बोले फलाने ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, बोला तो हाँ नहीं की तो आज बात नहीं की तो छा से कूद, बोला धम कूदेगी। तो कई बार क्या कि बच्चे क्या है, इनको समझाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सोसाइट के मामले बहुत गंभीर होते हैं। शादीशुदा मामले में भी कई बार दहेज है, घरेलू हिंसा उत्पीड़न है, इसमें भी मामले आते हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण देखो, अभी तक तो जो रिकॉर्ड आ रहा है पारिवारिक समस्या, क्योंकि जो महिला कुछ कर कर आ जाती है और गलती भी हो ना, तो क्या होता है, जैसे मान लो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, पीर पक्ष होता है, वो महिला का एक तरह से कोर्ट का सही काम करता है। जे मान लो छोरी की गलती है ना, तो ही मतलब कई बार महिला धमकी देती है, बोले काम कर ले नहीं तो सारों को फंसा दूंगी, एक एक को सासू ससुर जेल में बिठा दूंगी, वो बेचारे फालतू में पिस जाते हैं। तो कानून का कहीं ना कहीं मिस यूज होता है। तो कुछ मामले तो होते ही फर्जी हैं और पारिवारिक समस्याओं का कारण दिखा दिया जाता है। तो अब तक देखो, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसे नहीं है सभी महिलाएं दुखी है, कुछ महिलाएं छाकटी होती है, तो उनका क्या समाधान किया जाए। तो पुरुष आयोग नहीं है उनके लिए, बनाना चाहिए भाई, देखो महिला पुरुष बेचारे तंग है। तो पारिवारिक समस्याओं के कारण 31.7% के मामले हैं। विवाह संबंधी समस्याओं के कारण 4.8% में वृद्धि हुई है, इसमें 31 पॉइंट हुई है। आर्थिक अपराध के अंदर देखा जाए 11.1 की वृद्धि हुई है, ये लोन लाने के मामले हैं। मानव तस्करी के मामले में 2.8 है, ये थोड़ी सी कम हुआ है पहले से। मानव तस्करी में पहले टाबर टूबर उठा ले जाया करता, बचपन में गली में टाबर उठा ले जाता, आजकल तो नहीं है ये चीजें, लेकिन फिर भी पार्ट्स तो बिकते हैं आज भी। मानव तस्करी के मामले इतने हैं। और आत्महत्या पीड़ित का कुल पुरुष से महिला का अनुपात जो देखा जाता है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, साथियों ये पुरुषों का अनुपात 71.8 जा रहा है और महिलाओं का 28.2 जा रहे हैं। पुरुषों के पास तनाव की कई वजह है, आर्थिक तंगी सबसे बड़ी वजह है, पुरुषों के पास में आर्थिक तंगी है। दूसरा है सामाजिक कारण है, परिवार के अंदर मतलब सारा दिन भर आदमी मतलब कोई फैक्ट्री में कोई मजदूरी है, काम कर रहा है, शाम को जाती काम 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 कौन लग जाए तो करन लड़ाई पंगे दंगे हो जाए, जाते ही मतलब हो गंडक की तरह लड़ने लग जाए। तो अब आदमी सोचता है यार सारे दिन में मेरे दिन में काम करता घूमता हूँ, घर पे आता हूँ, रोटी सड़ी सुख से मिलती नहीं, तो आदमी कई बार डिप्रेशन के अंदर या जैसे मान लो कई बार हो जाता है। तो ये मामला 71.8% का है। एससी के खिलाफ होने वाले अपराध में 13.1% की वृद्धि है। एससी आजकल तो देखो कम हो गया है, पहले ज्यादा थे, इसमें भी मतलब एससी की गाली गलौज करने पर भी बड़े तगड़े सख्त कानून बने हुए हैं। खैर मिसयूज तो देखो हर चीज का हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अब आप देख रहे हो साथियों, एनसीआरबी है ना, इसके 4 टोटल प्रभाग बनाए गए हैं। देखिए 4 प्रभागों का क्या क्या काम है, स्पेशली देखा जाए तो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए इसका एक प्रभाग बना है। एक अपराध सांख्यिकी जो डेटा तैयार करता है फिंगरप्रिंट को लेकर, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो वो सीआईडी चलता था, उसमें आप देखते थे फिंगरप्रिंट का जो मामला है कैसे जांच पड़ताल होती थी। प्रशिक्षण दिया जाता है, बताया जाता है कि कैसे जो आपराधिक जो चोरी करते हैं, जो चोर कैसे करते हैं, संदिग्ध मामलों में कैसे जांच करनी चाहिए, सारा प्रशिक्षण का प्रभाग है। एनसीआरबी के कुछ प्रकाशन भी है, मतलब इसके लिए पुस्तकें भी जारी होती है ताकि पुलिस विभाग है उनको प्रशिक्षण मिलता रहे और उनको भी पूरी डेटा उनके पास आते रहे और जो शिक्षक वगैरह उनको भी मिलता रहे। इसके अलावा भी देखिए कई स्तर पर ये काम करती हैं। आपको बता दूं प्रकाशन में 4 इसकी है पुस्तकें हैं। प्रकाशन देखिए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या है इनका प्रकाशन, जेल सांख्यिकी है, भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट का है। अब देखिए ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिए है बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं, मीडिया तथा नीति निर्माताओं हेतु अपराध आंकड़ों पर प्रमुखता संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं। क्योंकि कई यहाँ जैसे आपको पता है चोर लुटेरे होते हैं, जैसे अभी गोगा मेडी का कांड हुआ था, तो यहाँ से वो अपराध करते यहाँ से तुरंत भागे, वो कोई चंडीगढ़ भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो जैसे मान लो कोई भी कांड होता है, जैसे मान लो तो वो अपराध यहाँ हुआ, कोई किसी को मारा, तो यहाँ से वो भागते हैं, तो उनके पीछे पूरी पड़ताल करनी पड़ती है। तो वो बाहर की टीम भी काम कर रही है, यहाँ से टीम बाहर जा रही है। हालांकि जांच वगैरह करने के लिए स्टेट लेवल पर जैसे राजस्थान में एसओजी भी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप चलाकर एसओजी का निर्माण किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सीबीआई भी काम करती होती है। सीबीआई पे भी कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो सीबीआई और एसओजी जो है ये भी पुलिस की सहायता के लिए ये जांच का काम करती है कोई प्रकार की। जैसे मान लो राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में लीक प्रकरण का मामला बहुत लंबे स्तर पर रहा था, पेपर लीक वगैरह होना वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर एसओजी अपनी रिपोर्ट पेश करती थी। एसओजी एक थानेदार के नेतृत्व में तैयार होते हैं, दोनों के अंदर ही पुलिस वाले होते हैं, सब इंस्पेक्टर का रोल होता है बहुत तगड़ा। और
एक थानेदार जी के नेतृत्व में एसओजी काम करती है, इसी प्रकार से पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ये सीबीआई काम करती है। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य था। यदि अब तक आपने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, 50 पेपर डाल रखे हैं आपके राजस्थान पुलिस वाले, फ्री पेपर डाल रखे, मजे मारो आप तो शानदार। और 20 पेपर की टेस्ट सीरीज अभी डालूंगा मैं 5 फरवरी को आपकी 20 पेपर की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है, शानदार वाली, बढ़िया गजब की, A to Z पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से है। तो ये अपनी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई प्रोग्राम दिक्कत समझ में आए, नहीं आए, दिक्कत गड़बड़ करे तो नंबर आपके पास है, इस पे संपर्क कर लेना। ठीक है साथियों, मिलूंगा अगली क्लास के अंदर मैराथन सेशन में। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा जो आपको टॉपिक चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आप अवश्य आपको कराऊंगा। ओके, बाय, टाटा।